देखो vision. What is the function? Vision. You can see things. Okay. ये देखिए ऑक्यूलो मोटर, अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे. ऑक्यूलो मतलब आई, मोटर मतलब उसके मसल्स. तो ये थर्ड नर्व हमारी आई के मसल्स में जाती है. कहाँ जाती है? आई के मसल्स में. मसल्स. कैन यू सी आई के कितने मसल्स हैं? 6. उसमें से ये 4 में जा रही है. देखिए प्लीज लुक एट इट. 4 में जा रही. मतलब आंख, मैंने कहा था लेफ्ट राइट, ऊपर नीचे, गोल, बराबर है. रोटेट भी होती है ना हमारी आंखें, और लेफ्ट राइट भी मूव करती हैं. करेक्ट. अभी आप अपनी आंख को ऊपर की तरफ देखो, सीलिंग की तरफ, तो आई बॉल ऊपर जाएगी. नीचे देखोगे तो नीचे आएगा. राइट में देखोगे तो राइट में जाएगा. लेफ्ट में देखोगे लेफ्ट. और अगर मैं आपसे कहूँ आई बॉल गोल गोल घुमाओ तो आप घुमा सकते हो. बराबर है. बिकॉज ऑफ आई मसल्स. तो ये नर्व हमारी 4 आईज के मसल्स में जाती है. ओके. 4 मसल्स ऑफ आईज एंड इट इज अ मोटर नर्व. मोटर मतलब ब्रेन से मसल्स को मैसेज मिल रहा है. मसल से ब्रेन को नहीं, ब्रेन से मसल. यहां तक क्लियर है ऑल ऑफ यू? यस मैम. यस मैम. ये देखिए नेक्स्ट देखिए पैथेटिक. पैथेटिक का दूसरा नाम हमने पढ़ा था ट्रॉक्लियर. ठीक है. ऑन ओकेजन ऑफ टी पार्टी बोला था हमने. ऑन ओकेजन ऑफ टी पार्टी. सो पैथेटिक दूसरा नाम ट्रॉक्लियर. मोटर है. ये देखिए आई के मसल में गई, लेकिन एक में. ठीक है. 4 और 1 5 हो गया. अभी और एक आएगा बाद में. ठीक है. 6 मसल्स हैं आई को जो लेफ्ट राइट ऊपर नीचे करते हैं. ठीक है. तो ये आई के मसल में जारी है. पैथेटिक. सी रोटेशन एंड मूवमेंट ऑफ आई बॉल. ठीक है. आर यू गेटिंग इट? लेकिन ये भी मोटर है. ये लाइट को रिसीव नहीं करती. ये सिर्फ हमको मस्कुलर मूवमेंट के लिए आई की. नेक्स्ट देखिए ट्राइजेमाइनल. ट्राई मतलब 3. तो ये ट्राइजेमाइनल के 3 ब्रांचेस हैं. ओके. देयर आर हाउ मेनी ब्रांचेस? 3. इफ यू रिमेम्बर, जब मैंने ये दिखाया था तो मैंने ऐसे 3 कलर दिखाए थे. बराबर है. यस मैम. ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी, मैंडिबुलर. अब आप बाय हार्ट करेंगे कि मैक्सिलरी मतलब ऊपर का जॉ, अपर जॉ, आपके जॉज में जा रही है. मैंडिबल मतलब लोअर जॉ, नीचे वाले जॉ में जा रही है. और ऑप्थेल्मिक कहाँ जा रही है? हमारी आईज में. ये हमारी आईज में जा रही. वो जो एक बच्चा है ना मसल, उधर जाएगी. ठीक है. सो सी देयर आर 3 ब्रांचेस ऑफ ट्राइजेमाइनल. हाउ मेनी ब्रांचेस? 3 ब्रांचेस ऑफ ट्राइजेमाइनल. ये देखिए. ठीक है. और इसको हमने कौन सी कैटेगरी में लिखा है? मिक्स्ड नर्व. मिक्स्ड मतलब जो मैसेज लेती भी है और देती भी. लेती भी है और देती भी. ब्रेन की तरफ भी लेके जाती है और वापस भी लेके. सो मिक्स्ड नर्व. ट्राइजेमाइनल 3 ब्रांचेस. याद रहेगा? आप ट्राइजेमाइनल का डायग्राम आपको दिख रहा है. 5th क्रेनियल नर्व है वो हमारी. ये देखिए लोअर जॉ में आ गई, अपर जॉ में आ गई, और ये देखिए आई की तरफ. कैन यू सी द 3 ब्रांचेस ऑल ऑफ यू? ये देखिए. यस मैम. 2 3. ठीक है. ओके. और देखिए 5 1 5 2 5 3 लिखा है ना हमने, क्योंकि 3 ब्रांचेस है 5th क्रेनियल नर्व की. ठीक है. ट्राइजेमाइनल हमारी 5th थी. आप देखिए एब्ड्यूसन, मोटर नर्व. ठीक है. एब्ड्यूसन अगेन इट गोज टू द आई बॉल. लेकिन ये सपोर्टिंग नर्व है. सपोर्टिंग मतलब डायरेक्टली मसल को नहीं कंट्रोल कर रही है. ये जो बाकी के नर्व्स हैं उनको सपोर्ट करती है. एब्ड्यूसन. देखो मसल्स ऑफ आई बॉल. ठीक है. स्पेशली साइड के मसल्स, इसीलिए लैटरल लिखा है. सपोज ये मेरी आईज है तो यहाँ पे जो मसल्स है, और ये है तो यहाँ के मसल्स, साइड के मसल्स को वो कंट्रोल कर रही है, लेकिन डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्ट. ठीक है. तो मूवमेंट ऑफ आई में वो हेल्प करती है. एब्ड्यूसन द 6th क्रेनियल नर्व. ठीक है. आप देखिए 7th
फेशियल बहुत सिंपल है, चारों तरफ फैली हुई है फेस में, सर के ऊपर, नेक में भी जा रही है, आईज के नजदीक भी जा रही है, टंग के नीचे भी जा रही है, लोअर जॉ में भी जा रही है, अपनी नोज की तरफ भी जा रही। मतलब अगर ये मेरा फेस है, करेक्ट, तो ये नर्व, फेशियल नर्व के ब्रांचेस आई की तरफ भी जाते हैं, नेक की तरफ भी जाते हैं, लोअर जॉ की तरफ भी जाते हैं, अपर की तरफ, ऐसे सब जगह फैली हुई फेस। मतलब वो फेस के मसल्स को कंट्रोल। क्लास आपने सुना, अगर हम हंसते हैं तो उसके लिए मसल्स एक तरीके से काम करते हैं। हम सब सेम नहीं हंसते, हैव यू नोटेड? कोई बहुत जोर से हंसता है, कोई थोड़ा सा हंसता है। कभी कभी अगर मुझे फोटो खिंचानी है तो मैं छोटा सा स्माइल दूंगी, करेक्ट, और अगर मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बैठी हूँ तो मैं बहुत जोर जोर से हंस सकती हूँ, बराबर है। तो वो अलग अलग मसल्स, बहुत सारे मसल्स काम करते। अगर मुझे रोना है, वही फेस है ना मेरा, तो अलग मसल काम करते, करेक्ट। देखिए, आप स्माइली बनाते हो तो ऐसा बनाते हो, ये हंसने वाला और ये रोने वाला, बराबर है, ऐसा बनाते हैं। Yes, ma'am. तो क्या होता है मुझे बताओ, एक मसल हमारे लिप्स को नीचे खींच रहा है और एक ऊपर ले जा रहा है, isn't it? तो ये सारे मसल्स को फेशियल नर्व हमारी कंट्रोल करती है। जो भी एक्सप्रेशन हमारे फेस में बनता है, गुस्से का, हंसने का, हैप्पीनेस का, करेक्ट, और फनी एक्सप्रेशन हो सकता है, रोने का। सपोज किसी रीजन से हम बहुत ही दुखी हैं तो हम रोने की एक्टिंग नहीं करते, अपने आप हमारा फेस का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है ना, और हमारे मसल्स ना चाहते हुए भी वैसे टर्न होते हैं कि हमारा फेस रोने जैसा दिखाई देता है ना। वैसे ही अगर आपको हंसने का है, खुशी की बात है, तो फेस पे अपने आप खुशी का एक्सप्रेशन आ जाता है, वो मसल, उसको बोलते हैं फेशियल एक्सप्रेशन। फेशियल एक्सप्रेशन वो कौन ला रहा है? फेशियल नर्व। इज दैट क्लियर? आर यू अंडरस्टैंडिंग? गेटिंग इट? Yes, ma'am. और वो भी हमारी मिक्स नर्व है, मतलब ब्रेन को मैसेज भी देती है और ब्रेन से मैसेज लेती भी, ठीक है। ऑडिटरी, सीधा कान की तरफ जाना है, तो यहाँ पे ये नर्व दो काम करने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट। हमारा कान दो काम करता है, एक तो साउंड को सेंस करता है, दूसरा बॉडी बैलेंस। मतलब हम कैसे खड़े, कैसे बैठे हैं, कैसे चलते हैं, वो उसका जो बैलेंस है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि आप जहां पे भी एक पैर पे खड़े हो जाओ, तो अगर आप एक पैर पे खड़े हो तो नॉर्मल लगता है आपको? कितनी देर खड़े हो सकते हैं? थोड़ी देर. थोड़ी देर, है ना। सपोज मुझे 1 मिनट भी खड़ा होने पड़े तो हो सकता है मैं खड़ी हो सकती हूँ, लेकिन मुझे अनकंफर्टेबल लगने लगे, isn't it? तो मेरा बॉडी का जो बैलेंस है वो बिगड़ने लगता है, और उसका मैसेज बॉडी किसको दे रही है? ईयर में भेज रही है कि कुछ गड़बड़ हो रही है, और वो हमें बैलेंस करना सिखाएगा। कॉक्लियर, और दूसरा दिख रहा है आपको वेस्टिब्यूलर, ठीक है। तो कॉक्लियर साउंड के लिए, वेस्टिब्यूलर बैलेंस के। प्लीज लर्न इट, प्लीज लर्न इट। कॉक्लियर साउंड सुनने के लिए, साउंड वेव्स को देखता है, और वेस्टिब्यूलर बैलेंस के लिए। एक्चुअली आपको ईयर पूरा सिलेबस में था ना, वो अब नहीं है, डिलीट हो गया ना, आई और ईयर। नहीं तो जब आप ईयर करते हो तो आपको ऑटोमेटिकली पता होता है कि ऑडिटरी नर्व दोनों काम करेगी, बैलेंस भी करेगी और साउंड के लिए भी हेल्प, ठीक है। फाइन, आपको जो भी साउंड सुनाई दे रहा है वो क्यों सुनाई दे रहा है? क्योंकि आपकी ऑडिटरी नर्व काम कर रही है, ठीक है। इज दैट क्लियर? एंड इट इज अ सेंसरी नर्व। ये ब्रेन से मैसेज लेती नहीं, सिर्फ भेजती, सिर्फ भेजती, सेंसर। 9th देखिए, ग्लॉसो फेरेंजियल। फेरेंजियल मतलब फेरेंस, ओके, टंग के जस्ट नीचे, ग्लॉसो मतलब टंग, टंग के नीचे है, ओके। और ये हमको हेल्प करती है टेस्ट, सलाइवा और सॉलोइंग, 3 चीजें। जैसे ही आपने टंग में फूड रखा, उसका जो टेस्ट आएगा वो ग्लॉसोफेरेंजियल। सलाइवा, खाने के बारे में सोच के भी हमारे मुंह में पानी आ सकता है, सलाइवा, दैट इज ग्लॉसोफेरेंजियल।
एंड सॉलोइंग, खाना खाने के बाद जब हम उसको चबाते हैं और उसको हमारी टंग प्रेस करके फिर अंदर भेजते हैं, तो वो सॉलो करने के लिए फेरिंग्स, ग्लॉसो मतलब टंग, फेरिंग्स मतलब आपका थ्रोट, जिससे वो अंदर जा रहा है, करेक्ट? तो दैट इज ऑल कंट्रोल्ड बाय ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व एंड इट इज अ मिक्स्ड नर्व, इट इज अ मिक्स्ड नर्व, ब्रेन को मैसेज भी देगी और मैसेज भी लेगी। इज दैट क्लियर? यस, लेगी भी और देगी, ठीक है? ये देखिए 10th वाली वेगस, इसको मैंने सबसे बड़ी नर्व बोला था। ये देखिए ये कहाँ कहाँ जा रही, सिर्फ वो देखिए, लैरिंग्स आपका वॉइस बॉक्स, ट्रैकिया, फेरिंग्स, एलिमेंट्री कैनाल मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम, हार्ट, लंग्स, पैनक्रियास, ब्लड वेसल, देखिए ऑलमोस्ट ठीक है। ये देखिए विजरल सेंसेशन, विजरल मतलब हमारे अंदर के मसल्स। अगर मेरा पेट दुख रहा है तो कैसे आपको पता चलेगा क्या मिस का पेट दुख रहा है? नहीं, पर मिस को तो पता चलेगा ना, इज इट? वो मेरे अंदर के मसल से जो दर्द हो रहे, तो वो सेंसेशन, ब्रीदिंग, कार्डियक हार्ट का मूवमेंट, लंग्स का मूवमेंट, करेक्ट? आर यू गेटिंग इट? देन ये सॉलोइंग है, स्पेलिंग रॉन्ग हो गई, सॉलोइंग जो हम अंदर लेते हैं, गैस्ट्रिक स्टमक, ओके, पैनक्रियाटिक इंसुलिन सिक्रेशन, और स्टमक और इंटेस्टाइन का जो भी मूवमेंट होता है वो वेगस नर्व। मतलब अगर आपकी हार्ट बीट ऊपर नीचे हुई तो मैसेज कौन देगा? वेगस। आपको ब्रीदिंग में कुछ डिफिकल्टी हुई, मैसेज कौन देगा? वेगस। आपका बीपी थोड़ा ऊपर नीचे हुआ, ब्लड वेसल्स, मैसेज कौन देगा? वेगस। डाइजेशन में कुछ तकलीफ हो रही, मैसेज कौन देगा? वेगस। सो यू कैन सी इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट नर्व, the 10th cranial nerve and it is a mixed nerve, ब्रेन की तरफ भी, ब्रेन से मैसेज, दोनों काम कर सकते, ठीक है? इज दैट क्लियर? उसका और एक नाम देखा आपने, निम्यूनोगैस्ट्रिक। निम्यूनो मतलब लंग्स, गैस्ट्रिक मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम, तो वो पूरे चेस्ट में भी जा रही है और डाइजेस्टिव सिस्टम में भी जा रही है, इसलिए उसका नाम निम्यूनोगैस्ट्रिक। निम्यूनो मतलब रेस्पिरेटरी और गैस्ट्रिक मतलब डाइजेस्टिव, ठीक है? Is that clear? Spinal accessory 11 very important, नेक और शोल्डर में जाती है। हमारा नेक, शोल्डर और हेड का मूवमेंट वो मैनेज, ओके, आपका शोल्डर कितना टर्न होगा, कितना ट्विस्ट होगा, नेक के डायरेक्शन में हेड कैसे मूव होगा, वो सब कौन कर रहा है? स्पाइनल एक्सेसरी। स्पाइनल मतलब ये स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, नीचे की तरफ जा रही ना, स्पाइनल एक्सेस, ठीक है? एंड इट इज अ मोटर नर्व, ब्रेन उसको मैसेज देगा, वो ब्रेन को मैसेज नहीं देगी, मोटर मतलब ब्रेन से मैसेज है, सो दैट इज हाउ इट मूव्स। और हमारी लास्ट हाइपोग्लॉसल, ग्लॉसल मतलब टंग बोला था, हाइपो मतलब नीचे, तो टंग के नीचे, ये टंग के मसल्स को कंट्रोल करती है। लेकिन आप बोलोगे मिस टंग तो टेस्ट तो हो गया, यस, लेकिन अभी मैं क्या कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, उसके लिए टंग की जरूरत है। टंग ऊपर नीचे जा रही है, साइड में जा रही है, बिना टंग के हम बोल नहीं सकते। तो ये जो मूवमेंट, करेक्ट, मैं किस तरीके से बोलती हूँ, आप किस तरीके से बोलती हूँ, हमारा एक प्रोनाउंसिएशन का तरीका होता है ना, एक्सेंटेड होता है बहुत बार। नहीं, अगर कोई फॉरेनर बोल रहा है तो वो कैसे अलग तरीके से बोलता है, उसकी टंग हिंदी में अगर वो बोल रहा है, या उनको हमारी इंग्लिश कैसी लगती है, अलग लगती होगी ना, क्योंकि उनका एक्सेंट अलग है, हमारा अलग है, मतलब जो टंग का मूवमेंट का तरीका है वो अलग अलग चलता है, उसकी प्रैक्टिस अलग अलग होती है। हमको आदत हो जाती है ना एक पर्टिकुलर वर्ड को एक तरीके से बोलने, जैसे मैं एक सिंपल वर्ड बोल रही, पेरेनकाइमा, लास्ट ईयर हमने पेरेनकाइमा किया था, अब उसको कुछ लोग पेरेनचाइमा बोलेंगे, करेक्ट? यस मैम। कुछ लोग और कोई तरीके से भी बोलेंगे, इज इट? तो वो क्या, हमारा टंग मूवमेंट हम वैसा, इज इट? अगर आप साउथ इंडियन है तो आपका एक एक्सेंट होता है, नॉर्थ इंडियन का एक तरीका होता है बोलने का, हर जगह अलग अलग तरीके से बात की जाती है।
तो वो हम जिस तरफ के हैं उस तरफ का जेनेटिक्स तो है ही, और जहां हम रहते हैं हम उसी तरीके से बात करना सीखते हैं। देखो क्लास, हमारा ब्रेन पहले से ट्रेन नहीं है टू नो ऑल द स्पीच, करेक्ट। बच्चे कैसे धीरे धीरे सीखते हैं ना जब वो बड़े होते हैं। जैसे एक 1 ईयर का बेबी है, 1.5, तो वो शायद सबसे पहले मम्मी मम्मी बोलना सीखेगा। क्यों सीखेगा? क्योंकि उसके सामने सब लोग बोल रहे हैं, इजंट इट। फिर हमको दूसरा वर्ड बोलते हैं, वो सीखता है, तो वो अपना टंग मूवमेंट सीखता है अपने आप, ठीक है। सो व्हाट इज दैट? हाइपोग्लॉसल। इसका टेस्ट से कोई काम नहीं, और पहले वाले का टेस्ट और सॉलोइंग से काम था, इफ यू रिमेम्बर। ग्लॉसोफेरेंजियल, याद है? ठीक है। तो हाइपो मतलब नीचे, ग्लॉसल मतलब टंग। तो ये हो गई हमारी 12 की 12 क्रेनियल नर्व। एंड आई होप आपने ये फॉर्मूला लर्न किया है। ऑन ओकेजन ऑफ टी पार्टी द अट्रैक्टिव फेसेस आर गर्ल्स विजिटर से हाय, याद है सबको? Yes, ma'am. करेक्ट। Yes, ma'am. Olfactory, optic, oculomotor, trochlear, pathetic, trigeminal, yes. Abducen, Abducens. facial, yes. Auditory, glossopharyngeal, Lenso. vagus, spinal accessory, hypoglossal। याद है सबको? Yes, देखो ma'am. क्लास, Yes, आएगा ma'am. 2 मार्क के लिए, और वो पूछेंगे कोई भी 4, तो आपको 1 मिनट में 2 मार्क मिल सकता है। और मैंने कहा लास्ट ईयर नहीं आया था, ओके, लास्ट ईयर ये क्वेश्चन नहीं था, तो यू मस्ट नो। और सेंसरी मोटर और मिक्स के लिए आपको फॉर्मूला दिया था 128, 346, 9 बताया था 11, 12, याद है ना? हाँ, ma'am. या तो आपको ये सेंटेंस हाँ, दिया ma'am. था, सम से मनी मैटर बट माय ब्रदर सेज बिग ब्रेन मैटर्स मोस्ट, तो वो लाइन दी थी आपको। 128 was sensory, 1, 2 and 8, S, ठीक है। 3, 4, 6, 11, 12 was motor, और जो बच गई वो mixed या both, ठीक है क्लास। तो और Yes, हमने ma'am. ये पूरा भी कर लिया था। सो नाउ वी आर मूविंग अहेड। स्पाइनल नर्व का फॉर्मेशन देख चुके थे हम। यहां तक सब क्लियर है क्लास? ऑल ऑफ यू? हाँ, ma'am. Ma'am, एक बार spinal Yes, ma'am. स्पाइनल नर्व स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है, और उसमें कितनी कैटेगरी है? 31 पेयर है। वो 31 ये कैटेगरीज में डिवाइडेड। जो स्पाइनल नर्व के लिए पहले रूल, सबके सब मिक्स्ड है, मतलब ब्रेन की तरफ भी जाती है, ब्रेन से मैसेज भी लगता, ठीक है। सेंसरी मोटर नहीं है, वो दोनों पूरी क्या है? मिक्स्ड, ऑल। तो उसमें हर एक का लर्न नहीं करना। दूसरी बात, वो एरिया वाइज है, जो आपके नेक में जाती है उसको बोलते हैं सर्वाइकल, विच इज दैट स्पाइनल नर्व, सर्वाइकल। cervical. कितनी है क्लास? 8। 8 pairs. थोरैसिक आपके चेस्ट में जाती है, कितनी है? 12। 12 pairs. लंबर आपके एब्डोमेन, मतलब चेस्ट के नीचे, पेट, इंटेस्टाइन, वो जोन 5। सैक्रल लोअर आपके कमर है जहां पे, करेक्ट, वहां पे लोअर, उसको पेल्विक एरिया बोलते, 5। और टेल हमारी है नहीं, कॉकेक्स एक ही है। तो हमने एक फॉर्मूला भी लिखा था उसका, C8, क्या लिखा था इफ यू रिमेम्बर? C सर्वाइकल 8, थोरैसिक 12, याद है? लंबर Yes, 5, सैक्रल 5, और CO लिखा था कॉक्सीजियल 1, ये आपको लर्न करना है। सो 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व, और वो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं, एंड ऑल ऑफ देम आर मिक्स्ड, ठीक है। यहां तक क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सो वी मूव अहेड। ये हमारी स्पाइनल और क्रेनियल नर्व्स हो गई। हमारा न्यू हेडिंग है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। यहां से हमको एक्चुअली शुरू कर, तो क्लास हमने पहले ब्रेन किया, स्पाइनल कॉर्ड किया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, फिर हमने क्रेनियल और स्पाइनल नर्व किया, क्रेनियल और स्पाइनल नर्व, वो क्या है हमारा? Peripheral nervous system. वेरी करेक्ट। और अब हम लास्ट वाले में जा रहे हैं, ऑटोनोमस नर्वस
सिस्ट, ठीक है, ANS। तो ऑटोनोमस वर्ड से ही हमें क्लियरली पता चलता है कि वो ऑटोमेटिक है, ठीक है। वो क्या करता है, इम्पल्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब ब्रेन से इनवॉलेंट्री ऑर्गन जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, स्मूथ मसल्स जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, उनको देता है। आई रिपीट, इम्पल्स कहां से आ रहा है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से, लेकिन कहाँ जा रहा है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है ऑर्गन, जैसे स्टमक, इंटेस्टाइन, हार्ट, लंग्स, और वहां से कहा जा रहा है, स्मूथ मसल्स ऑफ द बॉडी, यानी जो मसल्स हमारे कंट्रोल में नहीं, ठीक है। अब वहां पे बिकॉज इट इज गोइंग टू इनवॉलेंट्री पार्ट्स, दैट इज व्हाई इट इज प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज वो हमारे डायरेक्ट कंट्रोल के अंदर नहीं आता, और इसलिए उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया। कितने पार्ट्स में, दो पार्ट्स में, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। क्या बोलते हैं उसको, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। अब यहाँ पे क्लास ये डायग्राम को देखिए, डायग्राम को ध्यान से देखना। ये आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, आई एम जस्ट मार्किंग इट, ये देखो, ठीक है। वहां से एक फाइबर निकला, मतलब नर्व निकली, और वो आ गई ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में। कौन से सिस्टम में आया, ऑटोनोमस। ये ब्लू वाला ऑटोनोमस, ठीक है, रेड वाला सेंट्रल। फिर वहां से फाइबर निकला, 1 मिनट, ये देखिए फाइबर निकला, ये फाइबर को मैं रेड कर रही हूँ, ठीक है, ये ब्लू है, और वो जाता है ऑर्गन की तरफ, जो भी ऑर्गन। तो आई हैव ब्रेन सेंट्रल, आई हैव ऑटोनोमस एंड आई हैव द ऑर्गन्स। क्योंकि दो फाइबर है बीच में, एक ऑटोनोमस से पहले प्री गैंग्लियोनिक, एक ऑटोनोमस के बाद पोस्ट गैंग्लियोनिक। याद रखो, ये ऑटोनोमस है, उसके पहले वाले फाइबर का नाम है प्री गैंग्लियोनिक, और उसके बाद वाले का नाम है पोस्ट गैंग्लियोनिक। कहना इसे प्री गैंग्लियोनिक सेंट्रल को और ऑटोनोमस को कनेक्ट करता है, सेंट्रल को ऑटोनोमस से कनेक्ट करता है, और पोस्ट गैंग्लियोनिक क्या करता है, ऑटोनोमस को ऑर्गन से कनेक्ट करता है, जहां पे भी वो जो। देखिए आप पूरा डायग्राम एक बार खुद देखिए, से राइट वन, ये सेंट्रल, ऑटोनोमस, और ये ऑर्गन, कोई भी ऑर्गन, प्री फाइबर इन दोनों के बीच, पोस्ट इन दोनों के बीच। आर यू गेटिंग इट, बीच में ऑटोनोमस। इज दैट क्लियर, यस, रीड इट। प्रीगैंग्लियोनिक न्यूरॉन conducts impulse from central nervous system and to the autonomous ganglion, दिख रहा है, post ganglion, autonomous to the organ। देखो बहुत सिंपल चीज है पर इंपॉर्टेंट। प्री यानी पहले, पोस्ट यानी बाद में। ऐसे सोचो बीच में आप खड़े हो, तो आपसे पहले जो है सेंट्रल है, वो आपको मैसेज देगा, आप ऑटोनोमस, फिर आप उस ऑर्गन को मैसेज दोगे, वो इफेक्टर ऑर्गन। गेटिंग इट, ठीक है, यहां तक क्लियर है क्लास? यस मैम। अब इसको आगे देखिए, डायग्राम को थोड़ा मॉडिफाई। ये देखिए आपको सेंट्रल सिस्टम दिख रहा है जिसकी हम बात कर रहे थे। ये देखिए ये स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज आ रहा है, ठीक है, आने दो। ये मेरा ऑटोनोमस सिस्टम है, पहुंच गया। तो ये प्री गैंग्लियोनिक फाइबर था, लेकिन अब ऑटोनोमस से देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम में जा रहे हैं हम, तो ये ऑटोनोमस से देखिए गैंग्लिया निकला और इंटेस्टाइन में गया, पोस्ट गैंग्लियोनिक। आई बात समझ में? यस, यही डायग्राम, वो डायग्राम था, यहाँ पे हमने दो ऑर्गन देखा, ठीक है।
सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। एंड ऑटोनॉमस के कितने ब्रांचेस हैं? 2, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। प्लीज लर्न इट। सिंपैथेटिक हमेशा फास्ट काम करता है, बॉडी को एकदम फास्ट कर देता है जरूरत पड़ने पे। फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स, इसके बारे में हमने पहले भी बात किया था। फाइट एंड फ्लाइट यानी अचानक अगर मुझे कोई एक्शन लेना है बहुत ही इमरजेंसी में, तो मेरा सिंपैथेटिक वो काम करेगा, ठीक है। वो हमारे हार्ट बीट को इंक्रीज करेगा, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देगा, शुगर लेवल बढ़ाएगा, एनर्जी बढ़ाएगा, टेम्परेचर बढ़ाएगा। देखिए, ठीक है। लेकिन हो सकता है बॉडी को स्लो भी करनी हो एक्टिविटी, तो पैरासिम्पैथेटिक चीजों को रेस्ट करवाता है, आराम करवाता है, कूलिंग इफेक्ट करता है। देखो, कामिंग इफेक्ट मतलब कूल हो जाए। तो देखिए वो क्या कर रहा है, रेस्टिंग, डाइजेस्टिंग, वो बॉडी को स्लो होने में हेल्प करता है। अगर मैं सोने जा रही हूँ, ओके, आई एम गोइंग टू स्लीप, तो इफ आई एम गोइंग टू स्लीप, शुड माई हार्ट बीट इंक्रीज एंड बिकम वेरी फास्ट? तो फिर तो मैं सो ही नहीं पाऊंगी ना, isn't it? तो ये क्या करता है, बॉडी को, जब बॉडी सोने जाए तो वो बीपी को थोड़ा लो कर, ताकि बॉडी रेस्ट कर सके। आर यू गेटिंग इट? लेकिन अगर मैं रनिंग करने जा रही हूँ तो नहीं, फिर तो हार्ट बीट बढ़ेगी, ब्रीदिंग भी बढ़ेगी, शुगर भी चाहिए, तो बॉडी को दोनों तरीके से काम करना होता है, ठीक है। तो सिंपैथेटिक, अगर बॉडी को जल्दी जल्दी कुछ करना है, ज्यादा एनर्जी चाहिए, ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, बहुत सारा रेस्पिरेशन करना है, हार्ट बीट बढ़ानी है, मसल को बहुत काम करना है, ठीक है। नहीं, अब मुझे क्या करना है, मुझे सोना है, मुझे आराम करना है, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे रेस्ट की जरूरत है, स्लो डाउन करना है, तो फिर पैरासिम्पैथेटिक। आर यू क्लियर विद दिस मच? यस, यस मैम, यस मैम। ये देखिए, सिंपैथेटिक क्या करता है और पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है। सिंपैथेटिक इज मेड अप ऑफ, ये टेक्सुअल लाइन बता रही हूँ मैं अभी, हाँ, 22 पेयर्स ऑफ गैंग्लिया जो स्पाइनल कॉर्ड के आजू बाजू में होते हैं। प्लीज देखिए, मैं आपको डायग्राम में, ये डायग्राम टेक्स्ट बुक में है, ये देखिए। अब मैं जो मार्किंग बता रही हूँ उस पर ध्यान देंगे सब लोग। ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, बराबर है, ब्रेन से निकल रहा है, कोई और ये आपका ऑटोनोमस सिस्टम है जिसको वो कनेक्ट, फिर वहां से देखिए वो लंग्स में जा रहे हैं, स्टमक में जा रहा है, लिवर में जा रहा है, किडनी में जा रहा है ना, देखिए सलाइवरी ग्लैंड्स में जा रहा है, आईज में जा रहा है। ये सब 22 ऐसे हैं, कितने कितने ब्रांचेस हैं? 22। ओके, सो 22 सिंपैथेटिक गैंग्लियास। ये देखिए क्लास, मैं थोड़ा इलेबोरेट करती हूँ। ये देखिए जो राउंड राउंड दिख रहा है आपको, वो गैंग्लियास है। देखो, एक तो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, वो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर से निकल रहे, ठीक है, पर वो कनेक्ट किसको हो रहा है? राउंड राउंड, इस लाइन की बात कर रही हूँ मैं, इफ यू आर गेटिंग इट, इसकी ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 22 गैंग्लियास हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? 22 सिंपैथेटिक गैंग्लियास गोइंग टू वेरियस पार्ट्स। देखिए, आईज में भी जा रहा है, सलाइवरी ग्लैंड में भी जा रहा है, लंग्स में भी जा रहा है, स्टमक में भी जा रहा है, लिवर में भी जा रहा है, किडनी में भी जा रहा है, करेक्ट, यूट्रस में भी जा रहा है, ओवरी में भी जा रहा है, देखो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं थोरैकोलंबर आउटफ्लो। थोरैकोलंबर क्यों बोलते हैं? थोरैको मतलब थोरैसिक एरिया, लंबर मतलब उसके नीचे एब्डोमिनल। कैन यू सी, सब कुछ वहां से निकल रहा है, देखो। यस मैम। थोरैसिक और लंबर जोन में सबसे ज्यादा है वो, इसीलिए उसको थोरैकोलंबर बोलते। और एक चीज नोट कीजिए, लास्ट की लाइन, जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर है वो छोटे,
और पोस्ट गैंग्लियोनिक बड़े हैं। क्या ऐसा है क्लास? ये देखिए प्री गैंग्लियोनिक और अब देखिए पोस्ट गैंग्लियोनिक, कौन सा बड़ा है, रेड की ब्लू? ब्लू वाला। तो ब्लू। पोस्ट वाला बड़ा है ना, देखो जो ऑर्गन की तरफ जा रहा है, और Yes, प्री ma'am. देखो छोटे हैं, छोटे छोटे छोटे। तो ये सिंपैथेटिक का सिस्टम है। अब पैरासिम्पैथेटिक को भी देख लीजिए कंपैरिजन में, तो इजी जाएगा। पैरासिम्पैथेटिक को बोलते हैं क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो। रीड इट अगेन, क्रेनियोसैक्रल। लुक एट द डायग्राम, देखिए कहां से निकल रही है नर्व्स, ब्रेन के नजदीक से, देखो क्रेनियम, और सैक्रल नीचे, मतलब थोरैकोलंबर एरिया खाली है ना अभी, यहां से कुछ नहीं आ रहा है। देखिए सैक्रम और क्रेनियम से ज्यादा नर्व्स आ रही। कैन यू सी दैट बाइफर्केशन? यस, डिफरेंस क्लियर है। और अब और एक चीज देखिए, जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर है वो लंबा है, ये देखो दूर तक जा रहा है, वो एकदम पैरेलल लाइन नहीं है यहाँ पे, है ना, वो लाइन मिसिंग है। और जो पोस्ट गैंग्लियोनिक है वो छोटा हो जाएगा, दैट विल बिकम कंपेरेटिव। कंपेयर कीजिए, तो उल्टा चलता है दोनों। देखो प्री गैंग्लियोनिक आर लॉन्ग एंड पोस्ट आर शॉर्ट। ठीक है, आर यू गेटिंग इट? देखो Yes, क्लास, एक ma'am. सिंपल चीज याद रखो कि पैरासिम्पैथेटिक ऑर्गन के नजदीक होता है, ये मेरा ऑर्गन है येलो कलर का, उसके नजदीक होता है, और सिंपैथेटिक ऑर्गन से दूर होता है। ओके, पैरासिम्पैथेटिक ऑर्गन के नजदीक होता है, सिंपैथेटिक स्पाइनल कॉर्ड के नजदीक होता है, कभी भी स्पाइनल कॉर्ड ऐसे। ठीक है, ये याद रखिए हमेशा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? Yes, ma'am. Can we see अब आप Ma'am, ये your दोनों voice. स्पाइनल कॉर्ड के नजदीक दिख रहा है। वॉइसेस Yes, ma'am. तो लेट मी नो। ये देखिए सिंपैथेटिक, Yes, ma'am. ये देखिए सिंपैथेटिक, ये स्पाइनल कॉर्ड के नजदीक है, देखो डिस्टेंस देखो, और ऑर्गन से दूर होता है। अब पैरासिम्पैथेटिक दिखा रही हूं मैं आपको, ये देखिए वो स्पाइनल कॉर्ड से दूर होता है, देखो, और ऑर्गन से नजदीक। डिड यू नोट दैट? ये पैरासिम्पैथेटिक। Yes, ma'am. ओके, यही हम पढ़ रहे थे अभी। ठीक है, ये देखिए फिर से वही चीज, फिर से वही चीज है, फिर से देखिए सिंपैथेटिक स्पाइनल कॉर्ड के नजदीक, पैरासिम्पैथेटिक स्पाइनल कॉर्ड से दूर है, दूर है, और यहाँ पे देखिए ऑर्गन से दूर है, ऑर्गन के नजदीक। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस डिफरेंस ऑल ऑफ यू? Ma'am. यस, ओके। ठीक है, अब सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक क्या करते हैं वो हम देखें। ठीक है, मैंने बीच में वो इमेज एड्रेनालिन, ये दोनों हार्मोन सिंपैथेटिक सिस्टम रिलीज करता है। एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन दोनों ही हार्मोन बॉडी को एक्साइट करते हैं, स्टिम्युलेट करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग इमरजेंसीज, फ्लाइट, इसको हम 3F बोलते हैं क्लास। 3F मतलब 3F का फुल फॉर्म है, 3F का फुल फॉर्म है फाइट, फ्लाइट एंड फ्राइट। मैंने पहले भी कहा था, फ्लाइट यानी भाग जाना, कोई भी डेंजरस सिचुएशन आई तो भाग जाओ, फ्लाइट। फ्लाइट, ये रहा फ्लाइट। और फाइट मतलब उससे लड़ना, फाइट करो।
और एक होता है फ्राइट, जो वर्ड हमारी बुक यूज नहीं की। फ्राइट यानी डराना। तो मैंने तभी भी आपसे कहा था कि कोई सपोज आप जंगल से जा रहे हो और शेर आपके सामने आ गया, तो अभी आपका रिस्पॉन्स बताइए, आप क्या करेंगे? डर जाएंगे। और सबसे पहले तो भागने की कोशिश करेंगे। हाँ। व्हाट विल पहला आप क्विक रिस्पॉन्स क्या होगा? भागो, ठीक है। Fight. लेकिन अगर यस फाइट करेंगे, नो मैम। नो मैम। अगर शेर बहुत ही नजदीक है, आप कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, तो आप ऐसे आराम से बैठ तो नहीं जाओगे कि अच्छा शेर अभी आ जाओ मुझे खा जाओ। आप कुछ तो कोशिश करेंगे, तो फिर वो फाइट होता है। आर यू गेटिंग इट? वो वेदर यू विन इट और नॉट वी डोंट, बट चांसेस क्या, आप चांस तो लेंगे ना, फाइट तो करने की कोशिश करेंगे। इफ यू कैन नॉट रन, तो पहला रिस्पॉन्स क्या होगा? फ्लाइट, कि भाग जाओ। सो चांस है कि यू मे एस्केप, शायद आप बहुत दूर है, शायद यू मे रीच अ प्लेस जहाँ पे कुछ हेल्प मिल जाए, है ना। और दूसरा होता है नहीं, अभी भागने का कोई चांस ही नहीं है, आप भागे तो शेर जंप करके आपको पकड़ ही लेने वाला है। तो अभी फाइट करते हैं, आपके पास कोई डंडा है, कोई तलवार है, कोई कुछ भी, जो भी मिले आप उसको लेके लड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन उस लड़ने के लिए और भागने के लिए आपको एनर्जी किसने दी? एड्रेनालिन हार्मोन रिलीज हुआ, उसने आपको एनर्जी जी, जो किसने रिलीज? ऑल ऑफ यू। यस, आई बात समझ में? देखो क्या अभी आप बोलोगे मिस शेर तो हो सकता है जिंदगी में कभी भी हमारे सामने नहीं है, सही बात है, लेकिन लाइफ में फाइट और फ्लाइट सिचुएशन हो सकती है। लाइफ सिचुएशन बोलिए, शेर को छोड़ दीजिए, जो होने वाला नहीं उसको, क्योंकि शेर बच्चे ही कितने हैं। तो अभी देखते हैं और क्या हो सकता, बताइए मुझे। सपोज आप अभी मूवीज देख रहे हैं, शेरशाह वगैरह देख रहे हैं, फाइट हो रहा है वहां पे। हाँ, तो जब सामने से एनिमी आ जाता है ना, सामने से कोई आर्मी आ गई है लड़ने के लिए, तो सोल्जर क्या करेगा? उसके बाद दो ऑप्शन होते हैं। हाँ, लेकिन हमारे सोल्जर्स फाइट करते हैं ना, क्योंकि फ्लाइट का ऑप्शन उनको हम यूजुअली नहीं सिखाते, पीछे हटना नहीं सिखाते। हो सकता है सिचुएशन डिमांड करे तो फ्लाइट भी एक अच्छा ऑप्शन है, पहले अपनी जान बचाएं फिर तुरंत एनिमी को अटैक करें, डिपेंड करेगा। पर बॉडी उनको इतनी एनर्जी कहाँ से देती है, इतना ब्रेव होना, मतलब एक गन से गोली खाने के लिए आगे बढ़ना बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको नहीं लगता? तो वो जो एनर्जी है, वो जो जोश है, वो कहाँ से आ रहा है? एड्रेनालिन। आर यू गेटिंग इट? श्योरली उनकी ट्रेनिंग तो बिल्कुल है ही, लेकिन एड्रेनालिन भी है। ओके, आर यू गेटिंग इट? हमें हमेशा लगता है कि हम ऐसा कब नहीं कर पाएंगे, सोल्जर कितना ब्रेव हो, लेकिन अगर सिचुएशन वो आ गई क्लास और हमें भी लड़ना पड़ा, आप आजकल न्यूज पढ़ रहे हैं, आई एम वेरी श्योर आप पढ़ते हैं और पढ़ना ही चाहिए। तालिबान की न्यूज देख रहे हैं? हाँ मैम। यस मैम। आप देख रहे हैं वहां पे बहुत सारी लेडीज फाइट कर रही हैं। यस मैम। देखा है वो औरतें कैसे लड़ रही हैं बचाने के लिए अपनी फैमिली को, घर को। सो अब सिचुएशन आई तो कर रही है ना वो भी, इजंट इट? करना पड़ता है ना। तो अभी मुझे लगता है कि नहीं, मैं कैसे फाइट करूंगी, लेकिन जरूरत पड़ी तो हो सकता है मैं करूंगी, है ना। वो उस वक्त डिपेंड करता है कि उस वक्त बॉडी क्या डिसीजन लेती है। ओके, तो आपका दिमाग, आपकी बॉडी उस वक्त कैसे रिएक्ट करती है, उस पे इमरजेंसीज पे होता है ना। घर में कुछ इमरजेंसी होती तो हम कैसे भागते हैं, डॉक्टर को लेकर आते हैं, अगर कोई बीमार है, किसी को कुछ हो गया, इमरजेंसीज में हम करते हैं, इजंट इट? आप में से जैसे कोविड है, तो अगर फॉर्चुनेटली किसी को भी नहीं हुआ घर में, बहुत अच्छी बात है, पर अगर हुआ तो हम उसको छोड़ के थोड़ी भाग गए। हम क्या करते हैं, उसको लेके हम हॉस्पिटल तक गए हैं। हम अपने फैमिली मेंबर्स का साथ नहीं छोड़ते, वहां जाते हैं, डॉक्टर से मिलते हैं, उसके साथ खड़े रहते हैं, मेडिसिन लाते हैं, सब करते हैं ना। भले ही हमें डर लगता है कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन बी कीप दैट अप्रोच। वो जो सिचुएशन है वहां पे सिंपैथेटिक काम कर, ठीक है। लेकिन हो सकता है उसकी जरूरत नहीं पड़े और हमें आराम की जरूरत। ये देखिए, ये क्या है? पैरासिम्पैथेटिक, इसको बोलते हैं
हाउस कीपिंग सिस्टम बैक टू नॉर्मल। अभी लड़ाई खत्म हो गई है बॉर्डर पे, तो क्या करना है, अभी भी गोली चलाते रहना नहीं। तो बॉडी आपको बोलती है अब आप रिलैक्स कर सकते हैं, लड़ाई खत्म हो गई, बैठ जाइए। या आप एक 100 मीटर रेस भाग रहे थे, जीत गए, तो फिर बॉडी क्या बोलती है, हाँ अभी रिलैक्स करो, है ना। हाउस कीपिंग सिस्टम वो सारे ऑर्गन्स को बोलता है रुको रुको रुको, आराम करो, नॉर्मल हो जाओ, नॉर्मल से भी थोड़ा कम हो जाओ। सिंपैथेटिक के एग्जैक्ट अपोजिट, और वो अपोजिट काम करने वाला केमिकल कौन सा है, एसिटिल कोलाइन, ये रिलीज करता है उसको, ठीक है। वो एड्रेनालिन के अगेंस्ट काम करेगा। एंटागोनास्टिक मतलब अपोजिट, सब चीजों को बैक टू नॉर्मल कर देगा, हार्ट बीट, लंग्स, रेस्पिरेशन, एनर्जी, ठीक है। अब क्लास हमें बहुत इंपॉर्टेंट लर्न करना है एक्सेप्शन। कुछ चीजों को पैरासिम्पैथेटिक फास्ट करता है, डाइजेशन, यूरिनेशन, मिक्चुरेशन मतलब यूरिन, पेरिस्टैलेटिक जो फूड मूव करता है हमारा पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को, वो उसको एक्टिवेट करता है। ऑड नहीं लग रहा है, इन चीजों को वो एक्टिवेट करता है। कैन यू टेल मी व्हाई? यहाँ पे देखिए पैरासिम्पैथेटिक उन चीजों को रुकाता है। लुक एट पैरासिम्पैथेटिक का लास्ट लाइन, मैंने उस वक्त पढ़ा नहीं था क्योंकि अलग से बोलना चाह रही थी मैं। ये देखिए डाइजेस्टिव और एक्सक्रीटरी को वो स्लो कर देता है, बाकी सबको एक्टिवेट कर। और ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक ये दोनों को एक्टिवेट करता है। कैन यू टेल मी व्हाई? बोलो। देखो क्लास, अगर आपको भागना है, लड़ना है, हाँ, तो उस वक्त फूड डाइजेशन इंपॉर्टेंट है, यूरिनेशन इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्या? क्या होगा उस वक्त? यूरिनेशन नहीं आना चाहिए ना, यूरिन नहीं होनी चाहिए। यस तो मैम। उस सिस्टम को बॉडी स्लो कर देती। आई बात समझ में? उस वक्त आपको खाना खाने की इच्छा नहीं होती कि अभी मुझे खाना खाना है, अभी तो मुझे भागना है यहाँ से। आर यू अंडरस्टैंडिंग? और जब हम सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, खाने का टाइम है, तो यस खाना खाओ, करेक्ट। तो डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिवेट होता है। मिक्चुरेशन, यूरिनेशन के लिए आप जा सकते हैं, वो यूरेथ्रा को एक्टिवेट कर देता है। आर यू गेटिंग इट? बात समझ में आई? अच्छा एक बात मुझे बताए, खाना खाने के बाद नींद आती है? यस मैम। क्यों? क्यों? क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक पूरी एनर्जी डाइजेस्टिव को डालता है और बाकी सिस्टम को बोलता है रुको रुको, स्लो हो जाओ, स्लो हो जाओ। तो क्या होगा, वो सब सोने चले जाते हैं और बस डाइजेस्टिव सिस्टम काम कर रहा हो। आई बात समझ में? तो बाकी जगह पे ब्लड फ्लो स्लो होने लगता है और पूरा कंसंट्रेशन डाइजेशन पे जाता है। समझे? जैसे ही आप खाना खाते हैं पूरा कंसंट्रेशन डाइजेशन की तरफ चला जाता है। आर यू गेटिंग इट? तो बॉडी का ब्लड फ्लो किस तरफ ज्यादा हो जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो बाकी के हमारे हाथ पैर आईज, वहां पे ब्लड फ्लो थोड़ा सा कम होगा, तो फिर वो सारे ऑर्गन्स लूज होने लगते हैं, उनको नींद आने लगती है, वो थकने लग जाए। गेटिंग इट? आई बात समझ में? तो एक्सेप्शन याद रखना है हमें, एक्सेप्शन याद रखना है। याद रहेगा क्लास? ये देखिए, अगर आपने ध्यान से देखा है डायग्राम को तो आपने देखा होगा, ये देखिए इनहिबिट्स ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन, इनहिबिट लिखा था इधर सिंपैथेटिक, इनहिबिट पेरिस्टैलेटिक एंड सिक्रीशन, देखो डाइजेस्टिव को रुका रहा है। आई बात? सब बाकी सबको एक्टिवेट कर रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक को देखो, ध्यान से देखिए डायग्राम की तरफ, वो ब्लैडर को स्टिम्युलेट कर रहा है। यहाँ पे प्रिंट अच्छा नहीं है पर यहाँ पे देखिए, कंस्ट्रिक्ट द ब्लैडर मतलब यूरिन विल गो हेड, ओके, स्टिम्युलेट्स पेरिस्टैलेटिक, एक्टिवेट कर रहा है। आर यू गेटिंग बोथ द सिस्टम्स? मैम वॉइस लैग हो
हाँ, oh I'm so sorry, what to do? हेलो, ऑल ऑफ यू सबको लैग हो रहा है कि हेलो? नहीं, नो मैम ठीक है। ओके, किसको वॉइस लैग आ रहा है? हेलो, जस्ट नाउ हु वाज टॉकिंग टू मी? मैम कशिश। हाँ कशिश, थोड़ा नेटवर्क चेक करो बच्चा, चेक योर नेटवर्क, चेक थोड़ा सा। ओके, कैन यू राइट डिस्टिंग्विश बिटवीन सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक? सामने दिख रहा है, देखिए, कैन यू राइट इट ऑल ऑफ यू? ये देखिए, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक दिखा रही हूँ मैं आपको। 1 मिनट, सॉरी। इस डायग्राम को देखिए, ये देखिए, कैन यू सी? एक ग्लांस में हार्ट बीट फास्ट, हार्ट बीट स्लो, ब्रेथ इज फास्ट, ब्रेथ इज स्लो, प्यूपिल एक्सपांड्स, आई का जो प्यूपिल होता है वो ब्रॉड हो जाता है और यहाँ पे वो नैरो हो जाता है। गट यानी डाइजेस्टिव सिस्टम इनएक्टिव, वहां पे डाइजेस्टिव एक्टिव हो रहे हैं, बराबर है क्लास? याद रहेगा ना? पैरासिम्पैथेटिक एनर्जी बचाता है, लास्ट पॉइंट पढ़िए, कंजर्व्स एनर्जी, एक्सपेंड्स एनर्जी, करेक्ट? सिंपैथेटिक आपको एंशियस, एक्साइटेड फील करता है, ओके? और पैरासिम्पैथेटिक आपको रिलैक्स करने के लिए बोलता है, याद रखिए, ठीक है? ये डायग्राम आपके टेक्स्ट बुक का, इज देयर अ डायग्राम लाइक दिस इन द टेक्स्ट बुक? यस, दोनों सिस्टम एक साथ है या नहीं? जो बच्चे टेक्स्ट बुक के साथ, ये देखिए, थोरैकोलंबर फ्लो सिंपैथेटिक, और अगर आप पैरासिम्पैथेटिक देख रहे हैं, ये देखिए क्रेनियल सैक्रल आउटफ्लो है, ठीक है? कहाँ कहाँ जा रहा है और क्या क्या कर रहा है? इज दैट क्लियर? यस मैम। डायग्राम बात समझ में, ठीक है? तो ये हमारा सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक। कैन यू सी द न्यू हेडिंग सेंसरी रिसेप्टर? ये डिलीट है, यहां से टॉपिक डिलीट होता है, आई डिलीटेड है पूरा, ईयर डिलीटेड है पूरा, पूरा का पूरा। ये देखिए हमारा कान, ये सब डिलीट हो गया है, ओके? और हम सीधा पहुंचते हैं लास्ट का छोटा सा टॉपिक, दैट इज नर्वस डिसऑर्डर। ये है टेक्स्ट बुक, जिनके पास है वो मार्क कर सकते हैं। रिसेप्टर से, सेंसरी रिसेप्टर से टॉपिक डिलीट होता है पूरा, पूरा का पूरा। रिफ्लेक्स एक्शन पूरा डिलीटेड है, पूरा। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, सेंसरी रिसेप्टर डिलीटेड है, इफेक्टर रिसेप्टर डिलीटेड है, रिफ्लेक्स एक्शन डिलीटेड है, आई पूरा डिलीटेड है, ईयर पूरा डिलीटेड है, और लास्ट में एक छोटा सा हेडिंग है नर्वस डिसऑर्डर, वो है, ठीक है? तो कैन आई स्टार्ट नर्वस डिसऑर्डर? बहुत छोटा सा। यस मैम। ओके, तो व्हाट इज नर्वस डिसऑर्डर? ब्रेन रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो, नर्व रिलेटेड, अगर मैंने बोला पैरालिसिस, अगर मैंने बोला मेंटल रिटार्डेशन, अगर मैंने बोला डिप्रेशन, करेक्ट? तो ब्रेन रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर्स होते हैं उसको बोलते हैं नर्वस डिसऑर्डर। तो ये देखिए, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी होते हैं, ठीक है? और डायरेक्ट डिसऑर्डर्स भी हो सकते। Psychological disorders are commonly called mental disorders. It affects our mood, thinking, behavior. Do you agree? Psychologically हमारा मूड अप एंड डाउन हो सकता है, हमारी थिंकिंग अलग हो सकती है, और बिहेवियर भी अलग हो सकता है, करेक्ट? यस। सपोज अगर मुझे कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो क्या होगा? मेरी थिंकिंग अच्छी चीज में भी खराब हो सकती है, छोटी सी बात में मैं डिप्रेस हो सकती हूँ, मेरा बिहेवियर गलत हो सकता है, ओके? तो दैट विल लीड टू टेंशन एंड डिस्ट्रेस,
देखिए मैं परेशान हो जाऊंगी, आर यू गेटिंग इट, क्योंकि मैं साइकोलॉजिकली अफेक्टेड हूं। तो ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, यहाँ पे बॉडी को फिजिकली कुछ नहीं हुआ, लेकिन मेरे सोचने का तरीका गलत है, मैं सोच गलत रही हूँ, या किसी वजह से मैं परेशान हूँ, तो वो सपोज जैसे आई गिव यू वन सिंपल एग्जांपल, फोबिया होता है, जैसे कुछ लोगों को अंधेरे से डर लगता है। किससे डर लगता है? डार्कनेस। तो एक्चुअली डरने की जरूरत है? यस। नो मैम। बहुत सारे लोग अपने घर में भी, खुद के घर में भी, अगर किसी रूम की लाइट ऑफ है तो वो उस रूम में नहीं जा पाते, उनको डर लगता है। देखो छोटे बच्चों को लगता है, वो तो अंडरस्टूड ही है, कोई बात, वो तो छोटे हैं, अभी ग्रो अप। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं नहीं, मुझे ये रूम में नहीं जाना है, मुझे डर लग रहा है, तो मैं तो कितनी बड़ी हो गई हूँ, तो ये ऐसे छोटे मोटे डर से बाहर आ जाती है। इज़न्ट इट? ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। लेकिन ये एक तरीके का एग्जाम्पल दिया। अगर मुझे किसी का भी कुछ अच्छा हो रहा है और मुझे बुरा लगता है, तो ये तो बहुत ही बुरी बात है ना, जेलसी होती है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, करेक्ट। अगर मेरे फ्रेंड को मुझसे ज्यादा मार्क्स मिल गया तो आई शुड बी हैप्पी और अनहैप्पी? आई शुड बी हैप्पी ओनली। सी, कॉम्पिटिटिव होना अलग चीज है, और किसी के खुशी में दुखी होना वो अलग चीज है ना। तो फ्रेंड को मार्क्स ज्यादा मिले, आपको भी ज्यादा मिलना चाहिए, उसके लिए पढ़ाई करो, कंपटीशन करो, लेकिन जेलसी की जरूरत नहीं उधर। लेकिन देयर आर मेनी पीपल हु विल फील जेलस, हु विल फील बैड। वो क्या है? वो साइकिल, वो इसलिए दुखी है क्योंकि फ्रेंड को ज्यादा मार्क्स मिले। ये तो दुखी होने की कोई बात ही नहीं है ना। मतलब हाउ इट इज गोइंग टू अफेक्ट यू? नो, इट शुड नॉट। गेटिंग इट? तो ये साइकिल, कभी कभी हमारे पेरेंट्स हमको डांट देते हैं, तो पेरेंट ने डांट दिया इसलिए हम क्या हो जाते हैं, हम गुस्सा हो जाते हैं, और हमें लगता है वो दिन भर हमको डांटते ही रहते। करेक्ट? तो ये रोज जो होता है वो ठीक है, पर अगर इसको मैं साइकोलॉजिकली ले लूं कि नहीं, मेरे तो पेरेंट्स को मैं अच्छी ही नहीं लगती हूँ, मुझे तो रोज ही डांटते हैं, या मेरे से छोटे भाई या छोटी बहन को ज्यादा प्यार करते, तो फिर आई एम टेकिंग इट रॉन्गली। देन आई एम टेकिंग इट रॉन्गली, क्योंकि पेरेंट्स बच्चों के बीच में एक्चुअली डिफरेंस नहीं करते। सो व्हाट इज दैट? इट कैन अफेक्ट मी वेरी बैडली एंड कॉज डिस्ट्रेस। मतलब मैं बिना रीजन के परेशान हो जाऊं। ये देखिए, साइकोलॉजिकल कैटेगरी के डिसऑर्डर्स की वैरायटी देखिए। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ठीक है, इसको पहले बोलते थे मेंटल रिटार्डेशन, आजकल मेंटल रिटार्डेशन वर्ड यूज नहीं किया जाता, ठीक है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी यानी कुछ लोग प्रॉब्लम है ही, वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है, इंटेलिजेंट होना कोई कंपल्सरी नहीं। ऑटिज्म, इसमें क्या होता है, ये जो टाइप ऑटिस्टिक लोग होते हैं, वो एकदम अलग तरीके से सोचते हैं। उनको कभी कभी बहुत सिंपल चीजें समझ में नहीं आती, लेकिन बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज समझ में आ जाएगी। उनके सोचने का तरीका बहुत अलग होता है। तो अगर वो नॉर्मल क्लासरूम में बहुत बार उनको टीचर बहुत सिंपल चीज सिखा रही, पर उनको नहीं समझ में आए, और बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज होगी वो आ जाएगी, ऐसा हो सकता। ऑटिज्म एकदम अलग तरीके से सोचते। bipolar is thinking in two ways, okay, behaving in two ways, okay, मैं सामने कुछ और बिहेव कर रही हूँ, पीछे कुछ और कर रही हूँ, एक जगह पे मैं अलग बिहेव करती हूँ, दूसरी जगह पे अलग करती हूँ, वो बाइपोलर डिसऑर्डर। डिप्रेशन आजकल काफी कॉमन है, ये डिप्रेशन में है, वो डिप्रेशन में है। अभी हमने लास्ट ईयर यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस फेलो बिल्कुल बिल्कुल SSR का केस था, करेक्ट। तो क्या था, इतना सक्सेसफुल होने के बाद भी फाइनली हमें पता चला कि वो डिप्रेस था, वो ड्रग लेता था। तो व्हाई इजंट इट? तो इमेजिन पीपल कैन कमिट सुसाइड ड्यू टू डिप्रेशन। मतलब कितना खतरनाक हो सकता है डिसऑर्डर। एंजाइटी, जैसे ही मैं एग्जाम का पेपर देखती हूँ मैं ब्लैंक हो जाती हूँ। अरे कैसे ब्लैंक हो जाते हो, क्यों हो जाते हो ब्लैंक, इतनी क्यों एंजाइटी है? Isn't it? ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी एंजाइटी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वो हमको बुरा इफेक्ट कर दे। आर यू गेटिंग इट? कि मैं हाँ, एग्जाम के पहले एंजाइटी हम सबको होती है, आपको भी और मुझे भी,
लेकिन जब पेपर हाथ में आता है हम उसको एक बार देखते हैं, फिर हम उसको धीरे धीरे सॉल्व करना शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आने लगता है और हम उसको लिखने लगते हैं, इज़न्ट इट? हम बोल देंगे अरे बाप रे अभी तो ये कुछ नहीं हो, एक हार्ड क्वेश्चन आ गया, आई एम लॉस्ट, नो, तो देन तो वी आर लॉस्ट। करेक्ट? ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी, कुछ बच्चे, स्पेशली ये बच्चों में होता है, जैसे आपका ग्रुप है, आप इस वक्त में भी 20-25 लोग हो यहाँ पर मेरे साथ, तो कुछ बच्चे अटेंशन सीख करने के लिए कि टीचर मेरी तरफ ध्यान दे, इसलिए वो मस्ती करते हैं, वो बातें करते हैं, उनको और कुछ नहीं चाहिए, उनको टीचर को परेशान नहीं करना है, पर वो अपनी तरफ अटेंशन सीख करना चाहिए, टीचर का, पेरेंट का, किसी का भी, तो वो उस लिए कुछ कुछ करते रहते हैं, उसको बोलते हैं अटेंशन डेफिसिट, यानी उनको लगता है कि मेरी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है और इसीलिए वो हाइपर एक्टिविटी कर, ओके? घर में भी, पेरेंट के साथ में भी, मुझे जैसे बोलेंगे, जबरदस्ती बोलेंगे मेरा पेट दुख रहा है, ताकि मम्मी उनके तरफ ध्यान दे, ऐसा होता है। तो वो ADHD वाले बच्चे एकदम हाइपर एक्टिव होते हैं, कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, ऐसा कि सबको ध्यान देखना पड़ेगा, अरे क्या कर रहा है वो, देखो ध्यान से, ऐसा, ठीक है? पर उससे कभी कभी वो प्रॉब्लम में आ जाएंगे, टीचर को लगता है ये बच्चा दिन भर मस्ती करता है, दिन भर बात करता है, फिर पेरेंट को कंप्लेन आती है, फिर पेरेंट डांटते हैं, ऐसा हो जाता है। लेकिन वी मस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, बच्चा शायद सिर्फ अटेंशन सीख कर रहा है, ओके? और अगर हम उसको थोड़ा सा अटेंशन दे देते तो कोई बुरी बात नहीं है ना। स्ट्रेस रिलेटेड, स्ट्रेस आ रहा है, शायद आपको स्ट्रेस है कि एग्जाम ऑनलाइन है कि ऑफलाइन है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है आपके सामने फिलहाल। अगर आप में से कुछ लोग चाहते हैं ऑनलाइन ही हो जाए, कुछ लोग चाहते नहीं ऑनलाइन बहुत बेकार है, ऑफलाइन हो जाए, करेक्ट? कुछ लोग अभी कॉलेज की जो एग्जाम शुरू हुई है वो आपको सीरियसली देनी पड़ रही है, क्योंकि बाई चांस वो मार्क्स काउंट हो गए तो सब ऊपर नीचे चल रहा है ना, इससे स्ट्रेस आ सकता है, जॉब का स्ट्रेस, करियर का स्ट्रेस, पढ़ाई का स्ट्रेस, करेक्ट, मनी का स्ट्रेस, बहुत सारी चीजों का स्ट्रेस होता है, तो कभी कभी उससे भी प्रॉब्लम्स हो सकती। आर यू गेटिंग इट? ऑल ऑफ यू गॉट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स? यस, आपको एक्सप्लेन नहीं करना है, ये लिस्ट। अब दूसरा डिसऑर्डर पार्किंसंस। पार्किंसन को हम ये 4 वर्ड में बोलते हैं, ट्रैप। देखिए, ट्रेमर, ट्रेमर मतलब कांपना, शेक होना, तो हाथ पैर हिलते हैं पर्सन के। रिजिडिटी, ट्रैप आर, रिजिडिटी मतलब जॉइंट्स हमारे स्टिफ हो जाते हैं, बहुत मसल्स ठीक से काम नहीं करते हमारे नेक, बैक, वहां पे। ए, अकाइनेसिया मतलब हम ठीक से मूव नहीं कर सकते, काइनेटिक मतलब मूवमेंट, काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी इन मोशन, करेक्ट? सो अकाइनेसिया मतलब मूवमेंट, आपको हाथ भी हिलाना तो मुश्किल हो रहा है। एंड पी फॉर पोस्चर, ये बंदा देखो कैसे खड़ा है, झुका हुआ है ना, दिख रहा है आपको? तो पोस्चर और बैलेंस लूज हो जाता है। तो पार्किंसन मस्क्यूलर रिलेटेड डिसऑर्डर होता है, ठीक है? उसमें हमारा एक न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन, डोपामाइन, ओके, वो कम हो जाता है। ये देखिए, ये देखिए, नॉर्मल डोपामाइन मैसेज एकदम अच्छे से ट्रांसफर हो रहा है, ये देखिए हो रहा है ना। और यहाँ देखिए डोपामाइन की कमी हो गई है, देखिए, तो फिर मैसेज ठीक से ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो क्या होगा? फिर मसल्स ठीक से काम नहीं करते। लेकिन पार्किंसन अचानक नहीं होता, वो धीरे 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 होता रहता है और बॉडी में धीरे 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 विद एज वो बढ़ता जाता है। तो कैसा होता है? पहले ऐसा हो सकता है कि मैं चल नहीं पा रही हूँ, पैर काम नहीं कर, फिर मेरे हाथ भी काम नहीं कर रहे, मैं लिख नहीं पा रही हूँ, मैं पेन नहीं उठा सकती, फिर पूरी बॉडी पे इफेक्ट हो सकता है, मैं बेड रिडन हो जाऊँ। विद एज टाइम लगेगा उसको, दैट इज कॉल्ड पार्किंसन। स्लो प्रोग्रेसिव है, क्योर नहीं है क्लास, पर आप उसको स्लो कर सकते हो, मतलब एक्सरसाइज की जाती है, फिजियोथेरेपी की जाती है, ताकि वो जो स्टेज है कि आप बिल्कुल चल नहीं सकते, हाथ पैर बिल्कुल हिला नहीं सकते, वो लेट हो, जितना हो सके हम उसको लेट करने की कोशिश करते हैं,
ठीक है। और हुआ क्या, बस एक ही प्रॉब्लम है, एक केमिकल है डोपामाइन जो बॉडी में नहीं पहुंच रहा है, ठीक से नहीं बन रहा है। आर यू गेटिंग इट? श्योर। सो विच दिस इज, ये देखिए ट्रैप, उसके 4 सिम्टम्स है। ट्रेमर, हाथ पैर का हिलना, कांपना, ठीक है। रिजिडिटी, जॉइंट्स टाइट हो जाएंगे हमारे, नेक पोस्चर हमारा ठीक से पेनफुल हो जाएगा, उसका मूवमेंट ठीक से नहीं होगा, अकाइनेसिया, पोस्चर एंड बैलेंस ठीक से नहीं होगा, पर्सन में फॉल डाउन, ठीक है। ये देखिए, यू कैन सी दिस पर्सन, ये देखिए पोस्चर बेंट है, फेशियल एक्सप्रेशन क्लियर नहीं है, आगे की तरफ झुक रहा है वो, हाथ और पैर ठीक से चल नहीं रहे, देखिए एल्बो, हिप, नी ठीक से काम नहीं कर रहा है, धीरे धीरे स्टेप ले रहा है वो, ट्रेम्बलिंग यानी कांपना, दिख रहा है आपको? तो ये हमारा पार्किंसन। फाइन, यहां तक क्लियर है? 1 minute, I'll just read your chats. Okay, yeah. See, nervous system disorders, Alzheimer, directly जो brain को affect। Have you heard about Alzheimer? सुना है? हाँ मैम। इसमें बेसिकली पर्सन भूल चीजों को जाते भूलने लगता है, मेमोरी, बराबर सही बात, मेमोरी लॉस होता है उसमें, थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग, रीजनिंग कम हो जाती है। इफ यू सीन द दिस मूवी उरी, उरी में उसकी मम्मी देखो सब भूल जाती है और वो गुम जाती है। हैव यू सीन उरी? नो, उरी नहीं देखी है? लास्ट ईयर गजनी है ना, गजनी। हाँ गजनी, लेकिन गजनी कैसा था ना, गजनी में ना शॉर्ट टर्म मेमोरी, उसको इंजरी की वजह से मेनली, मतलब उसमें तो उसके हेड पे जोर से इंजरी हो जाती है ना। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे एज के साथ मेरी मेमोरी, ये देखिए ब्रेन का साइज देखिए, श्रिंक हो गया, दिख रहा है आपको? पहले कितना है और बाद में छोटा हो गया, दिखाई दिया आपको? हाँ मैम। ये देखिए, ये नॉर्मल साइज था और बाद में वो इतना श्रिंक हो गया। तो एक ये रीजन होता है। एल्जाइमर में ना हमारे न्यूरॉन्स की डेथ होने लगती है और हमें पता है कि न्यूरॉन्स रिप्लेस नहीं हो सकते, तो जैसे जैसे उनकी डेथ होती जाती है वैसे वैसे पर्सन भूलने लगता है। अब क्लास भूलने लगता है मतलब पुरानी बातें भूलने लगता है ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है उसके हाथ में एक बुक है और उसको नहीं पता इसको बुक बोलते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सिंपल चीजें हाँ मैम। बोलते हैं ऐसा, फिर हो सकता है उसको 2 घंटे के बाद याद आ जाए, मतलब वो भूलता रहता है, थोड़ा याद आता रहता है, भूलता रहता है, याद आता रहता है, और धीरे धीरे भूलने की सीक्वेंस बढ़ती जाती है। स्लोली वो भूलने वाली सीक्वेंस लंबी होती जाती है, बढ़ती जाती है। हो सकता है वो अपना नाम भूल जाए, हो सकता है वो सामने अपने घर वालों का नाम भूल जाए, हो सकता है वो कोई बहुत ही पुरानी बात करे, ओके, वो पुराने टाइम का ही उसको कुछ याद रहे, और वो जैसे एकदम छोटे की बात करे कि जाने का टाइम हो गया, तो ही इज फॉरगेटिंग, ही और शी, एंड दैट इज बिकॉज उसके न्यूरॉन धीरे धीरे डीजेनरेट। अब वो न्यूरॉन कहीं भी हो सकते हैं, ओके, वो ब्रेन के न्यूरॉन हो सकते हैं, कोई नर्व के हो सकते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या कंडीशन हो, ओके। और वो धीरे, उसका भी कोई क्योर नहीं क्लास, वो स्लो प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है, जेनेटिक। अल्जाइमर इज अ जेनेटिक प्रॉब्लम, ओके। तो वहां पे हम कुछ खास मदद नहीं कर सकते, सिर्फ इसके कि वो पर्सन को मेडिसिन देते रहे, न्यूरो एक्टिवेटर देते रहे, यहाँ वहां कहीं गिर नहीं जाए, उसे कोई तकलीफ नहीं हो जाए, तो ये हमको करनी पड़ेगी। ये देखिए, इट इज मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेमनेशिया। डेमनेशिया मतलब भूल जाना, मेमोरी लॉस।
ठीक है, इट इंक्रीजेस विद एज। लॉस ऑफ कॉग्निटिव फंक्शन मतलब सोचना, याद रखना, रीजनिंग, ऐसा क्यों, बिहेवियरल एबिलिटी, डेली लाइफ की एक्टिविटीज उसकी रुकने लगती, डेली लाइफ में जो उसको करना है वो सब रुकने लगता है। ठीक है, और ये क्या हो रहा है, न्यूरॉन्स डीजेनरेट हो रहे हैं, बॉडी में बहुत सारा अमीलॉइड प्रोटीन जमा हो रहा है जो न्यूरॉन को डैमेज कर रहा है, और कोई क्योर नहीं है, ट्रीटमेंट है जिससे हम उसको स्लो कर सकते, पर आप उसको क्योर नहीं, ठीक नहीं कर सकते। लेकिन ज्यादातर फॉर्चुनेटली हायर एज में दिखाई देता है। आपको एकदम यंग एज का अल्जाइमर पेशेंट बहुत रेयर मिलेंगे, ओके, बहुत रेयर मिलेंगे, और हायर एज में मिलेंगे। तो देखो, नॉर्मली भी जब हम हायर एज में जाते हैं हम बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे वो बहुत फास्ट हो जाए, इट इज वेरी फास्ट। ओके, सो धीरे 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 पर्सन की कंडीशन डिटोरिएट होती जाए। इज दैट क्लियर एवरीबडी, ऑल ऑफ यू? यस मैम। तो हमने डिसऑर्डर्स में क्या किया, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स किए, उसके टाइप्स देखे, फिर हमने पार्किंसंस देखा और हमने एल्जाइमर देखा, बस इतना ही है आपको नर्वस डिसऑर्डर। एम आई क्लियर विद दिस ऑल ऑफ यू? तो ये हमारा चैप्टर हो गया, चैप्टर यानी चैप्टर का फर्स्ट पार्ट, नर्वस सिस्टम खत्म हो गया। आर यू क्लियर? चैप्टर के दो पार्ट हैं, हार्मोनल बाकी है अभी, हाँ, ये नर्वस खत्म हुआ। आर वी क्लियर विद दिस ऑल ऑफ यू? यस मैम। ठीक है क्लास, तो आप क्या करेंगे, इसको अच्छे से पढ़ेंगे, उसमें कोई डाउट है तो फिर आप लेकर आइए। ठीक है, फाइन। टिल देन आई स्टार्ट विथ समथिंग न्यू। 1 मिनट, लेट्स सी क्या शुरू करते हैं। कॉलेज में क्या चल रहा है, विच चैप्टर इज गोइंग ऑन? मैम एक बार करवा दो। जोर से बोलो बच्चा, क्या? हेलो, जोर से बोलो। एक बार शॉर्ट में रिपीट करवा दो मैं पूरा मैम एक बार शॉर्ट में रिपीट करवा दूं क्या? मैम मुझे 8th लेसन का डाउट है। हाँ बोलो ना, किस में डाउट है? वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है ना, वो नहीं समझा। यू आर टॉकिंग फॉर सर्कुलेशन, बराबर है? यस मैम। ओके, हु इज दिस, हु इज दिस? रिद्धि। ओके, और आपसे पहले भी कोई कुछ बोल रहा था, वो कोई दूसरा बंदा था ना? हाँ, हाँ क्या क्या रिपीट करने बोल रहे थे? somebody was saying something. हाँ, वो बोल रही थी कि जो चैप्टर है ना अभी कंट्रोल वाला, वो शॉर्ट में रिपीट कराने, वो बोल रही थी। पूरा चैप्टर? पता नहीं, ऐसे ही बोल अरे रही थी। सुनो, तुम उसको पहले पढ़ो और जिसमें डाउट है वो लेकर आओ, क्योंकि पूरा तो वो बहुत बड़ा चैप्टर है। ठीक है, हाँ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, यस, दैट लाइक दैट यू टेल मी कि ये करवाओ। ओके, ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम पे जाते हैं, बट दैट इज अ चेंज इन चैप्टर, आई विल जस्ट गो टू दैट। जो पहले बच्चा बोल रहा था वो मुझे बताओ, कुछ टिपिकल टॉपिक है वो बताओ मुझे। One minute, class. Somebody has a doubt in ECG, correct? Electrocardiogram. Am I right? यस मैम। Okay. Now याद रखिए, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के ऊपर शॉर्ट नोट आते हैं, बहुत बार डायग्राम भी आता है, और वो डायग्राम देख के आपको आंसर करना होता है। ठीक है, सो ECG, electrocardiogram, is the graph. Electrocardiogram is a graph which you get when you record the heartbeat completely. When you record the heartbeat, ऐसा आपने ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट देखी होंगी, एक ग्राफ की तरह मिलती है और उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और जो ये मशीन है, ये जो मशीन है जिससे हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम निकाल रहे हैं, ये मशीन को बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। मशीन को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और जो ग्राफ है उसको क्या बोलते हैं?
इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। एम आई क्लियर विद दिस? यहाँ तक क्लियर है? मैम Graphical recording of electrical variation coming from the wall of the heart by electrocardiogram. Gram is machine, हाँ याद रखिए. Now this recording can be taken into a printout and you can check this. ठीक है? Is that clear? और वो पूरे चेकिंग को जो वो हम रिप्रेजेंट करते हैं, that is called the ECG, electrocardiogram. अब इससे क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं? हमको क्या मिलने वाला है? तो हमको मिलने वाला है रिकॉर्डिंग से 3 वेव्स क्लियरली दिखेंगी. वन इज पी वेव, वन इज QRS कॉम्प्लेक्स एंड थर्ड इज टी वेव. तो हमें उसमें मेनली PQRST टोटल 5 वेव बोलते हैं, लेकिन वो 3 चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं. P वेव, QRS कॉम्प्लेक्स एंड टी वेव. नाउ क्लास आपको याद रखना है कि जो P वेव है, ध्यान से देखेंगे, ये जो P वेव है, P, ये रिप्रेजेंट करता है ऑरिक्यूलर कॉन्ट्रैक्शन. गिव मी अनदर वर्ड. Auricular. Systole. Very good. Give me one more word. Auricular. Diastole. Depolarization. Yes, Are you? ma'am. तीनों वर्ड एक ही चीज है. तो जब ये P वेव है, P वेव क्या बोल रही है? और ये देखो, ये P वेव ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ या सिस्टोल या डीपोलराइजेशन. आप तीनों वर्ड में से कोई भी वर्ड यूज कर सकते. ठीक है? तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है. सेकेंड स्टेप QRS. देखो QRS ऐसे चलता है. ठीक है? तो QRS रिप्रेजेंट करता है हमारा वेंट्रिक्युलर कॉन्ट्रैक्शन या वेंट्रिक्युलर डीपोलराइजेशन या वेंट्रिकुलर सिस्टोल. तो पहले हार्ट का ऊपर का चेंबर कॉन्ट्रैक्ट होता है ऑरिकल, उसके बाद नीचे का चेंबर कॉन्ट्रैक्ट होता है वेंट्रिकल, उसके बाद जो टी वेव है, ये इसमें दोनों रिलैक्स हो रहे हैं. तो अब उल्टा जाइए, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, जॉइंट डायस्टोल, repolarization. Repolarization. Do you agree, class? हाँ मैम. मैम टी वाला नहीं समझा. मैं फिर से बताती हूँ. ये देखिए, मैं अभी खुद बना रही हूँ. तो जब हम P वेव की बात करते हैं, आई एम ड्रॉइंग द वेव. P वेव मतलब ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ. ठीक है? फिर अब QRS वेव को देखिए. आई एम मेकिंग QRS. QRS ऐसा ट्राइंगल, ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो. अब उसके बाद क्या होगा मुझे बताओ? कॉन्ट्रैक्ट के बाद आपको रिलैक्स होना पड़ेगा. हाँ टी मैम. ये टी वेव है. तो इसमें ऑरिकल और वेंट्रिकल दोनों रिलैक्स हो रहे हैं, दोनों. लेकिन उसको बोला जाता है वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन या रिपोलराइजेशन या डायस्टोल. देखिए, कीप दिस इन माइंड. आप इसको फॉलो कर सकते हो आप ऐसे. P ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ऊपर का चेंबर. QRS वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, नीचे का चेंबर. अब टी वेव क्या करती है? रिलैक्सेशन. ऑरिकल ऑलरेडी रिलैक्स हो रहा था, अब वेंट्रिकल भी रिलैक्स हो, दोनों रिलैक्स हो. और ये डायग्राम विद अ क्वेश्चन कि व्हाट डज टी वेव रिप्रेजेंट, ऐसे पूछा. व्हाट डज टी वेव रिप्रेजेंट? 1 मार्क के लिए. तो आपका आंसर क्या आएगा? वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन. यस, या वेंट्रिकुलर. वेरी करेक्ट. आर यू गेटिंग इट? और अगर मैं एमसीक्यू में पूछूं तो एमसीक्यू में मैं 4 ऑप्शन भी दूंगी फिर आपको. करेक्ट? एमसीक्यू में मैं बोलूंगी
कि सपोज मैंने लिखा QRS कॉम्प्लेक्स, QRS कॉम्प्लेक्स, इट इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट? अब मैं ऑप्शन दे रही हूँ। वेंट्रिकुलर और यस कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर। यस, तो आपको वो तीनों याद रखना, ठीक है। अब वो तो याद हो गया, अब टाइम भी याद रखना है कि पी वेव खाली 0.1 सेकेंड के लिए होती है, QRS 0.3 के लिए होता है और टी वेव 0.4 के लिए होती है। प्लीज बाय हार्ट। ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्शन बहुत फास्ट होता है, 0.1 सेकेंड, ठीक है। वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन थोड़ा स्लो होता है, 0.3, और रिलैक्सेशन 0.4। टी वेव, ये भी याद रखना है। इसीलिए अगर आपको मैं कहूं कि ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को 4.4 सेकेंड लग रहा है, मतलब कुछ प्रॉब्लम है ना हार्ट में, होना चाहिए 0.1, पर यहाँ पे 0.4 लग रहा है, यानी जरूर कुछ प्रॉब्लम है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस मैम। दैट इज व्हाट द डॉक्टर चेक्स। यही डॉक्टर देखता है कि आपका ऑरिकल कितने सेकंड में काम कर रहा है, वेंट्रिकल कितने सेकंड में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रिलैक्स कितने सेकंड हो रहा है। सपोज 0.6 सेकंड तक मेरा हार्ट रिलैक्स कर रहा है तो नहीं, कुछ तो गलत चल रहा है वहां पे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो दैट यू हैव टू बाय हार्ट, एंड दैट इज ECG। सी पी वेव अपवर्ड जाती है, वेव छोटी सी, इट रिप्रेजेंट एट्रियल डीपोलराइजेशन। मैं पिंक वाला पढ़ रही हूँ, करेक्ट। QRS कॉम्प्लेक्स में ऊपर का येलो पढ़ रही हूँ, करेक्ट। वो एक शार्प अपराइट वेव होती है अपवर्ड, और वो वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन बनती। आर यू अंडरस्टैंडिंग? देखिए, और इस पूरे को बोलते हैं कार्डियक साइकिल। PQRS, करेक्ट, T, वापस PQRS T, ऐसे चलता रहता है हमारा हार्ट। आर यू गेटिंग इट, ऑल ऑफ यू? अंडरस्टैंडिंग? उसका Yes, यूजेस क्या है? हार्ट के चैम्बर्स काम कर रहे कि नहीं, वैल्व्स काम कर रहे कि नहीं, हार्ट में पेन होने का कोई रीजन है क्या, हार्ट फास्ट तो नहीं चल रहा है, स्लो तो नहीं चल रहा है, हार्ट अटैक आके तो नहीं गया पर्सन को अभी अभी, तो वो आप उसके ECG, अगर किसी को हार्ट अटैक आया है और वो डॉक्टर के पास पहुंचता है तो सबसे पहले उसका ECG देखा जाता है कि हार्ट कैसा चल रहा है, कुछ अजीब पैटर्न में है, पैटर्न में कोई चेंज है, तो डॉक्टर को पता चल जाता है कि ये प्रॉब्लम्स है। तो फिर डॉक्टर उसके हिसाब से आगे का ट्रीटमेंट बताएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? या बट ECG है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, 3 टाइम्स बोर्ड में आ चुका है। ओके, ज्यादातर वो एक डायग्राम देते हैं ECG का और फिर पूछते हैं ये कौन सा वेव है, वो कौन सा वेव है। 1 और 2 मार्क के लिए है, उससे ज्यादा नहीं। इट हैज नेवर कम फॉर 3 मार्क्स, लेकिन क्योंकि 3 पैटर्न है PQRS T, तो चांस है कि वो 3 के लिए भी आ सकता है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द 3 phases ऑफ ECG, isn't it? ऐसा भी हो सकता है। Are you getting it? यस मैम। Is that doubt clear now? All of you? यस मैम। yes, Clear है? ma'am. अच्छा, और कुछ? Anything मैम, else? लिम्फेटिक हाँ, बोलो। सिस्टम क्या होता है? लिम्फेटिक सिस्टम लिम्फेटिक सिस्टम इज जिधर भी हमारा ब्लड जाता है, जिधर भी, उसके साथ साथ में पैरेलल हमारा लिम्फ भी होता है। तो अब क्वेश्चन है ये लिम्फ क्या है? तो एक बात याद रखना, जब ब्लड आता है कोई भी सेल की तरफ, डायरेक्ट ब्लड सप्लाई नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ब्लड अपने में से कुछ चीजें बाहर भेजता है, और जो चीजें बाहर जाती है वो बनती है लिम्फ, वो बनती है लिम्फ। मतलब ब्लड कैपिलरी में से जा रहा है, उसमें से कुछ चीजें बाहर जाएंगी। आई विल गिव यू वन एग्जांपल। वाटर बाहर जाएगा, ग्लूकोज बाहर जाएगा, अमाइनो एसिड बाहर जाएगा, बाहर यानी सेल की तरफ, हाँ, कैपिलरी से बाहर, बॉडी के बाहर नहीं। सेल वो सब चीजों को ले लेगा, फिर सेल वो सब चीजें लेगा तो सेल कुछ देगा भी, कार्बन डाइऑक्साइड देगा, करेक्ट। सेल हमको वेस्ट प्रोडक्ट्स देगा, वो सब लेके वापस ब्लड में जाना है।
तो ये जो बीच में ब्लड में से बाइफर्केशन निकल जाता है उसको बोलते हैं लिम्फ. सो लिम्फ इज अ फ्लूइड लाइक ब्लड, बट without RBC, without hemoglobin, so it is not red in color. ठीक है. दूसरी बात, लिम्फ लेके कौन आता है? कैपिलरीज और आर्टरीज. लेकिन लेके कौन जाता है? जाने के लिए अलग से उसका रास्ता है जिसको हम बोलते हैं लिम्फ वेसल. ये देखो क्लास, ये ब्लड आ रहा है, अब देखो ये ब्लड जा रहा है, बराबर है, लेकिन यहाँ से वो लिम्फ बन गया. देखो और एक पाथवे शुरू हो. ये देखिए, ये ब्लड निकला हार्ट से, यहाँ पे हूं मैं, ठीक है. ये ब्लड वापस गया हार्ट में, लेकिन बीच में देखो उसने और एक पाथवे लिया, लिम्फ. तो जो ग्रीन कलर है वो मेरा लिम्फेटिक सिस्टम है. यहाँ पर डायग्राम में जो आपको ग्रीन दिख रहा है, तो ब्लड के पैरेलल और एक लिक्विड है जो हमारे सेल्स को टच करता है, हमारे सेल्स को फूड देता है, वाटर देता है, ऑक्सीजन देता है, उससे वेस्ट लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, हार्मफुल चीजें ले लेता है, एंड दैट इज आवर लिम्फेटिक सिस्टम. और उस फ्लूइड का नाम है लिम्फ. इज दैट क्लियर? यस मैम. वेरी क्लियर. याद Yes, ma'am. रखिए, लिम्फ कभी भी रेड कलर का नहीं होगा. ये देखिए, जो सेल्स के बीच में से फ्लो हो रहा है उसको बोलते हैं लिम्फ. ये देखिए, ये सब, और देखिए ये वापस जा रहा है. तो ये वापस कहाँ जाएगा? ये ब्लड में मिक्स हो जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर सेल्स के चारों तरफ घूमेगा, फिर वापस जाएगा. ये कंटिन्यूअसली हमारी बॉडी में ऐसा चलता है. आर यू गेटिंग? सो दैट इज लिम्फ. If it comes, it will be a short note. It will be a short note. Write a short note on lymph, or it can be which is another fluid moving in the body. तो ब्लड को छोड़ के और एक फ्लूइड कौन सा है? लिम्फ. Lymph. ऐसे याद रखना उसको. Are you getting it? Yes मैम. तो आपके बुक में ये डायग्राम है और ऐसा डायग्राम है बस, और एक छोटा सा पैराग्राफ. ये देखिए क्लास, जिधर भी आपको ग्रीन दिख रहा है वो लिम्फ है. मतलब हर जगह है ना. मैंने क्या कहा? जहां भी ब्लड जाता है लिम्फ भी जाता है. तो अगर ब्लड जा रहा है तो उसके पैरेलल लिम्फ भी होगा. तो इट इज ऑलमोस्ट एवरीवेयर. इज दैट क्लियर? Yes, So- ma'am. Okay. Now tell me anything else. For nervous system, I will request you कि आप उसको ठीक से पढ़िए. कल लेक्चर है हमारा, बराबर है? तो Yes, before ma'am. I start a new chapter, अगर कोई डाउट है तो मुझे स्पेसिफिक टॉपिक बोलिए. ऐसे बोलिए कि मिस यहाँ पे डाउट है, सेरिब्रम में डाउट है, या मुझे मेड्यूला में डाउट है. ऐसा फिक्स बताइए, तो फिर हम उसको डिस्कस करके फिर आगे चलें. ठीक है? सो टुडे Yes, ma'am. वी कैन. हाँ मैम. और अगर कोई डाउट नहीं है, या आपको मे भी हो सकता है एक दिन में पढ़ के नहीं हो, तो आपको नेक्स्ट लेक्चर में पूछना है तो वैसे बताइए, बट कीप योर डाउट्स रेडी. ओके. और एक चीज बोल रही हूँ, टेक्स्ट बुक के पीछे के क्वेश्चन भी आप देखेंगे, ठीक है? और देखिए वेदर यू आर एबल टू आंसर इट और नॉट, वहां पे कोई प्रॉब्लम्स आ रही है. ठीक है क्लास? ओके. Yes, ma'am. तो मैम कम विद. पूछूं थोड़ा डाउट. हाँ बोलो. हाँ बोलो बोलो. हेलो. हाँ मैम. हाँ बोलो, क्या हुआ? पूछती हूँ ना फिर. ओके, तो कल बिगनिंग में ही पूछ लोगे, बेटर रहेगा ना, बिफोर आई स्टार्ट अ न्यू टॉपिक. Yes, ठीक है? ma'am. तो मुझे बिगनिंग में हो सका तो उसको टाइप करके चैट में डाल दो डायरेक्टली, तो मैं उसको रीड करके लाइन में आंसर करती जाऊंगी. ठीक है? Okay, जिसको भी ma'am. डाउट है. और अगर चैट में नहीं डाल पा रहे तो फिर ओरली बोल देना, मैं ऑन दी स्पॉट क्लियर. ठीक है? फाइन क्लास. Yes मैम. Okay. Thank you. ओ बाय क्लास, टेक केयर. Bye मैम. Thank you मैम. बाय क्लास. Bye, ma'am. Thank you, ma'am.